हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि जो यूरोपियन यूनियन ने ये डिसीजन लिया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर 15% का टैक्स यानी कि कर लगाया जाएगा। तो ये क्यों लिया गया है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पेपर 2 के हिसाब से एज वेल एज जो बाकी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है उनके हिसाब से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आखिरी तक देखें, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि यूरोपियन यूनियन ने ये डिसीज़न लिया है कि जो भी कंपनीज हैं बहुराष्ट्रीय यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज, उन पे 15% का मिनिमम टैक्स लगाया जाएगा। तो इसके पीछे मेनली कारण ये है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि एक देश में काम करती हैं, वहां पर पैसे अर्न करती हैं, रेवेन्यू जनरेट करती हैं, लेकिन वहां पर वो टैक्स नहीं भरती हैं। और इसके पीछे का मेन कारण क्या है कि बहुत सारे देशों के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, ठीक है, यानी कि एक ही कंपनी दो जगह पर टैक्स नहीं भरेगी। तो इसके कारण बहुत सारी कंपनियां ऐसी जगहों पर अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाती हैं जहां पर कि टैक्स बहुत ही कम है, और इससे इन्हें ये फायदा होता है कि ये टैक्स बचाकर भी मुनाफा कमाते हैं। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि जिस किसी भी कंपनी का वार्षिक टर्नओवर, वार्षिक जो इनकम है, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो 916 मिलियन डॉलर, थोड़ा ही कम है 1 बिलियन डॉलर से, तो बहुत ही बड़ा अमाउंट भी है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां आज की तारीख में ऐसी हो गई हैं कि जो इससे ज़्यादा का टर्नओवर ईयरली जनरेट कर रही हैं। तो ऐसी कंपनियों को जो कि पिछले 2 साल से लगातार इस अमाउंट से 916 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, टर्नओवर हो रहा है इनका, ऐसी सारी कंपनियों पर 15% का मिनिमम टैक्स लगाया जाएगा। और ये ऐसी कंपनियों पर लगाएंगे क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं, 27 देश इस ब्लॉक के मेंबर हैं। तो ऐसी कंपनियां जो भी इन 27 देशों में काम कर रही हैं और वो 916 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, उन पर ये मिनिमम 15% का टैक्स इम्पोज किया जाएगा। तो अगर 27 देश को कलेक्टिवली लेकर बात करें तो ये अमाउंट कुछ ज़्यादा नहीं होता। एक देश में इतना रेवेन्यू जनरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, टफ टास्क है किसी भी कंपनी के लिए, लेकिन 27 देशों को अगर मिला जुला कर देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां होंगी जो कि इससे ज़्यादा का ही टर्नओवर जनरेट करती होंगी। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कि यहाँ पर टोटल 36 मेंबर हैं। अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज हैं, उसके बाद कुछ बाहर के देश हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत पहले से ये बात उठा रखी थी कि जो प्रॉफिट शिफ्टिंग होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के कारण जो कंपनियां हैं ऐसी जगह पर रजिस्टर कर लेती हैं जिसके कारण कि हमें टैक्स में नुकसान होता है। कंपनी हमारे देश में काम कर रही है, हमारे देश से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, लेकिन अग्रीमेंट के कारण टैक्स लॉ जो उन पर इम्प्लीमेंट हो रहा है वो दूसरी कंट्री का हो रहा है। इसे हम लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे देखिए, इंडिया में गूगल काम कर रही है, लेकिन गूगल टैक्स भरती है क्या? इंडिया में नहीं भरती है। ऐसे ही फेसबुक भी यहाँ पर काम कर रही है, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि यहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती हैं एडवर्टीजमेंट से और बाकी की चीज़ों से, लेकिन उन पर यहाँ का टैक्स लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता है। वो टैक्स जाकर भरती हैं उस देश में जहाँ पर कि उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है। और इस कारण से सिर्फ इंडिया को नहीं, बहुत सारे देशों को जहाँ पर कि टैक्स लॉज थोड़े टफ हैं, टैक्स रेट ज़्यादा हैं, उन सारी कंट्रीज़ को नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हम लोग अमेरिका की ही बात कर लें तो यूएस में भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि वहाँ पर खड़ी होती हैं, वहाँ पर उन्हें फाउंड किया जाता है, वहीं पर से उनकी सारी कंपनी की
बिजनेस चलती है, सारा हेडक्वार्टर है, लेकिन रजिस्टर कर देंगे ले जाकर आयरलैंड में और किसी देश में, मोनाको में, ऐसी जगहों पर जहां पर कि टैक्स लॉज बहुत ही नरम है, प्लस वहां पर टैक्स रेट बहुत ही कम है, और इसके कारण वहां पर उन्हें टैक्स भरना पड़ता है और अमेरिका में नहीं भरना पड़ता, जिससे अमेरिका को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस चीज को लेकर अमेरिका भी बहुत दिन से बात कर रहा था। तो यहाँ पर ओईसीडी, अमेरिका, इंडिया भी इस चीज से बहुत ज्यादा कंसर्न था। इंडिया ने एक लॉ भी लाया था कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले, कि जो भी कंपनीज यहाँ से एडवर्टीजमेंट और बाकी की चीज़ों के थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट करती हैं, ऑनलाइन टेक फिर्म्स जो हैं, जो कि ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करती हैं, गूगल हो गए, यूट्यूब हो गए, ऐसी कंपनीज पर 6% का मिनिमम टैक्स लगाया जाएगा। तो इंडिया को भी इससे फायदा होने वाला है इस नियम कानून से। तो यहाँ पे 136 ऐसी कंट्रीज थी जो कि इस फेवर में है कि ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर टैक्स लगाया जाए 15% का, और ये 15% से ज़्यादा की बात कर रहे थे, कुछ कंट्रीज कम की बात कर रहे थे, तो फाइनली डील तय हुई है 15% पर। तो इंडिया को इससे फ़ायदा ही फ़ायदा, क्योंकि इंडिया को तो कुछ नहीं मिल रहा था। तो बहुत सारी कंट्रीज जो थी कह रही थी कि 10% का लगाना चाहिए। अगर 10% भी रहता तो भी इंडिया को फ़ायदा ही फ़ायदा था, क्योंकि जहाँ पर कुछ नहीं आ रहा उससे 10% ही आ जाए भाई। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी कि जो कह रही थी कि 20% लगाया जाए। तो फाइनली 15% पर डील तय हुई। 136 कंट्रीज ने इसका सपोर्ट किया, बैक किया, और ये 136 कंट्रीज जो है 90% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि थोड़ा बहुत ही लोग जो हैं, कंट्रीज जो हैं बाहर हैं। तो यहाँ पे 90% ऑफ कंट्रीज जो ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये अगर इस फेवर में है तो इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से कलेक्टिव एफर्ट होगा। अब यहाँ पर क्या हो रही है कि एमएनसीज जो जिन पर टैक्स लगाया जाएगा मिनिमम 15% का, तो डील यहाँ पर तय हुई थी कि ये शुरू होगा 2023 से। तब तक इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर लेनी है, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे तैयार कर लेने हैं, अकॉर्डिंगली फिर ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने इसे पहले ही लागू कर दिया। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे के कारण जो है वो हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन यूरोपियन यूनियन थोड़ी जल्दी में है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी कंट्रीज हैं यूरोपियन कंटिनेंट में ही जो कि इस टैक्स अवॉइडेंस लॉ से ज़्यादा बेनिफिट होती हैं। उनके यहाँ पर कंपनीज रजिस्टर करवा लेती हैं, जबकि उन कंपनीज का वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं होता है। आप इसे ऐसे समझिए कि मैंने खुद ने एक जगह पर देखा है ऐसा कि एक कंपनी है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपने सामान बेच रही है। उनकी जो ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस, वो है दिल्ली में, लेकिन उनका वेयर हाउस और सारा ऑपरेशन चलता है बेंगलोर, कर्नाटका से। लेकिन फिर भी क्या है कि जब आप दिल्ली जाएंगे, उनके हेडक्वार्टर में जाएंगे, तो वहाँ सिर्फ 2 बंदे मिलेंगे, 2 आदमी मिलेंगे, उनके एम्प्लॉयज़ 10 बाई 10 के एक कमरे में बैठे हुए हैं, फाइलों का अंबार लगा हुआ है, सिर्फ वहाँ पर कागजी कार्रवाई हो रही है, बाकी फिजिकली वहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। एक स्क्रू भी नहीं मिलेगा वहाँ पर उनके इन्वेंट्री के नाम पे, उनके सामान के नाम पे जो वो बेचते हैं, वो सारा किसी और स्टेट में मिलेगा, लेकिन रजिस्टर्ड दिल्ली एनसीआर में है, ऑफिस उनका दिल्ली एनसीआर में। इसी तरह की चीज़ें बहुत सारी कंपनीज करती हैं कंट्री के मद्देनज़र। ऐसी कंट्रीज में ले जाकर अपनी कंपनी को रजिस्टर कर देंगे जहां पर टैक्स का कोई वैसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, टैक्स की जो परसेंटेज है, जो अमाउंट है, वो बहुत कम है। प्लस यहाँ पर इंडिया के साथ भी ऐसा इंसिडेंस हो चुका है वोडाफोन के केस में कि टैक्स अवॉइडेंस के कारण वहाँ पर इंडिया का डिस्प्यूट हो गया था वोडाफोन से, उन्होंने रूट की थी अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट थी मॉरिशस के थ्रू। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो नियम है लागू करने का कि मिनिमम टैक्स 15% का लगाया जाएगा, इसके पीछे का मोटिव है कि जो भी कंट्रीज हैं सबको फेयर शेयर मिलना चाहिए टैक्सेस में। जो भी टैक्स उनकी कंट्री में मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, रेवेन्यू वहाँ से जनरेट हो रहा है, कंपनी वहाँ पर बिजनेस कर रही है, वहाँ से इनकम जनरेट कर रही है, तो भाई टैक्स का भी तो उनका अधिकार बनता है।
अदरवाइज वो अपने कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी की चीज़ें कहाँ से लाएंगे? अगर उनको टैक्स ही नहीं मिलेगा, कंट्री एज अ होल इनकम जनरेट नहीं कर पाएगी, तो रेवेन्यू उन्हें भी चाहिए। इसीलिए ये चीज़ किया गया है कि जो फेयर शेयर है बाकी के कंट्रीज जहाँ पर कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो टैक्स नहीं भर रहे हैं उन्हें भी मिल सके। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा मूव है, जिससे कि जो डिजिटल कंपनीज हैं, ग्लोबल डिजिटल कंपनीज, फेसबुक हो गई, यूट्यूब है, गूगल है, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारी गेमिंग कंपनीज आ गई हैं, बहुत सारी वो ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनीज आ गई हैं। तो ये सारी कंपनीज यहाँ पर जब टैक्स भरना चालू करेंगी तो इससे बाकी के देशों को भी फेयर शेयर मिलेगा, फायदा होगा। तो यहाँ पे ईयू का, यूरोपियन यूनियन का अभी का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है अभी इस लॉ को लाने का, इतनी हड़बड़ी में ये क्यों है? तो सबसे पहली चीज क्या है कि ये देख देख कर इस चीज को थक चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि भाई पैसे हमारे यहाँ से कमाते और हमें ही 2 रुपए नहीं मिलते हैं। तो ऐसे जो भी कंपनीज है उनकी स्क्रू टाइट करनी है, उन पे लगाम कसना है। जो सेल कंपनीज है, सेल कंपनीज क्या है कि फॉर्जरी कंपनी बना दी, सिर्फ कागजों पर कंपनी है, फिजिकली वहां पर कुछ हो नहीं रहा है। फिजिकली वो यूरोपियन यूनियन में काम कर रहे हैं और कागजी तौर पे कंपनी कहीं और पनामा में रजिस्टर है, मोनाको में रजिस्टर है, जहां भी टैक्स के लिए उन्हें बेनिफिट मिल जाए। प्लस क्या है, ऐसी कंपनीज जो लेटर बॉक्स कंपनीज है, लेटर बॉक्स कंपनीज भी वैसी ही कंपनीज है जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि फिजिकली वो काम कर रहे हैं बैंगलोर से, कंपनी रजिस्टर्ड है कहाँ पर, दिल्ली में, तो वही लेटर बॉक्स वाला फंडा है। इसको ब्रास प्लेट कंपनीज भी कहते हैं क्योंकि वहां पर फिजिकली एड्रेस रजिस्टर्ड टू दिस फलाना फलाना प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड वहां पर है, लेटर वहां के रजिस्टर्ड एड्रेस पर पहुंच रहा है, वहां पर रिसीव हो रहा है, कागजी कार्रवाई हो रही है, बट फिजिकली कुछ नहीं हो रहा है, टेंजिबल बिजनेस एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसी कंपनीज को कहते हैं लेटर बॉक्स कंपनीज। और ऐसी ही कंपनीज पर लगाम कसने के लिए जो कि एक मोड है, एक मोटिव है टैक्स अवॉइड करने का, ठीक है, तो यहां पर ये टैक्स अवॉइड करने के लिए ऐसी जगहों पर रजिस्टर करेंगे जहां पर कि उन्हें टैक्स कम भरना पड़े। और ऐसी कंपनीज पर भी ध्यान रखना है, ऐसी कंपनीज पर भी लगाम कसना है जो पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। पैसिव इनकम का मतलब क्या हुआ कि आपका जो लेजिटिमेट इनकम होना चाहिए तौर तरीकों के हिसाब से टैक्स भरने के बाद, उसके अलावा जो आपको इनकम एक्रू हो रहा है, आपके पास इनकम आ रहा है बिकॉज कि आप टैक्स नहीं भर रहे हैं, टैक्स कम भर रहे हैं, उसे कहते हैं पैसिव इनकम। तो ये पैसिव इनकम के कंपनीज को भी लगाम कसना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें कितना टैक्स चुराया जा रहा है। ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन भी एक टैक्स चुराने का तरीका होता है। इसमें क्या करते हैं लोग कि अपनी ही कंपनी को 2 अलग अलग जगह पर रजिस्टर करवा लिए, जैसे मान लीजिए कि मर्सिडीज कंपनी जर्मनी की है, इंडिया में उसे रजिस्टर करवा लिया, तो जब जर्मनी से इंडिया में भेजा जाएगा तो मान लिए कि अगर इंडिया में टैक्स कम है और जर्मनी में ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर वो कंपनी मर्सिडीज क्या करेगी कि जर्मनी से जो भी इंजन बनाया या जो भी पार्ट्स बनाए जो कि उन्हें इंडिया भेजने हैं, उसे इतने कम कॉस्ट में बेच देगी कि उनको यहाँ पर कम टैक्स भरना पड़े जर्मनी में, जहाँ पर कि उनकी टैक्स ज़्यादा बनती थी। अगर ज़्यादा प्राइस रखते तो परसेंटेज ऑफ टैक्स ज़्यादा था। अब यहाँ पर क्या है, इंडिया में उनकी टैक्स कम है, मान लिया कि यहाँ पर 100 रुपये में अगर वो इंजन बेच रहे हैं तो 15 रुपये टैक्स जा रहा है, तो इसे बचाने के लिए वो क्या करेंगे कि 50 रुपये में ही वो अपनी ही कंपनी को यहाँ पर बेच देंगे इंजन, तो यहाँ पर हो गए 7.5 रुपये के टैक्स। अब क्या है, यहाँ पर जब वो गाड़ी कंप्लीटली रेडी हो गई तो वो उसे एक्चुअल प्राइस पर बेचेंगे कि जो उनका वाजिब बनता है। अब यहाँ पर मान लिए कि 5% ही टैक्स है और उसी इंजन का अगर कलेक्टिवली गाड़ी के प्राइस के हिसाब से जोड़कर देखा जाए तो 100 रुपये ही बन रहे हैं जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी। तो यहाँ पर अब क्या है, इन्हें
₹5 ही टैक्स इनके लगेंगे, और उसमें भी इन्हें टैक्स बेनिफिट क्या मिल जाएगा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस के कारण, कि उसमें ₹7.5 यहाँ पर टैक्स के रिड्यूस कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। तो ओवरऑल क्या है कि ₹5 ही टैक्स यहाँ पर भरने थे, लेकिन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस के कारण यहाँ पर उन्हें इसका रिबेट मिल जाएगा, तो ओवरऑल ये टैक्स ही नेगेटिव में चला जाएगा। तो इससे क्या है, इनकी पैसिव इनकम जनरेट हो रही है। तो ये यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के कारण ये पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं, और इस पे भी कंपनीज पे लगाम कसने के लिए ईयू ने ये चीजें लाई है। दूसरी चीज क्या है कि जो भी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है आउटसोर्स कर देते हैं। तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन आउटसोर्स करने का मतलब क्या हुआ कि आपने लेटर बॉक्स कंपनी कहीं एक जगह पर रजिस्टर करवा ली जहां पर कि आपको फिजिकली काम नहीं करना है, और आउटसोर्सिंग के नाम पर आपने ईयू में आकर अपनी सारी काम चालू कर दी, ताकि यहां पर टैक्स ना भरना पड़े, और आउटसोर्सिंग के नाम पर सारी एक्टिविटी यहां से कंडक्ट कर ले रहे हैं, सारा अपना काम धाम यहां से चला रहे हैं। तो ये चीजें भी, इस पर भी लगाम लगाने के लिए ईयू ने ये काम किया है। तो यहां पर ईयू अब क्यों परेशान है, इतनी हड़बड़ी में क्यों है, इतना जल्दी क्यों चाह रहा है कि हम टैक्स लॉ इंप्लीमेंट कर दें मल्टीनेशनल कंपनीज पे ताकि हम पैसे कमा सके। तो ईयू अभी बहुत ज्यादा पैसे की नीड में है, उन्हें बहुत ज्यादा अभी कैश चाहिए ताकि वो फाइनेंस कर सके इकोनॉमिक रिकवरी को। और ऐसा नहीं है कि अभी पैसे की जरूरत सिर्फ यूरोपियन यूनियन को है, अभी लगभग दुनिया के सारे देशों को पैसे की जरूरत है, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के कारण, कोरोना महामारी के कारण लगभग दुनिया के सारे देशों की अर्थव्यवस्था लचर हो चुकी है। अभी हर एक देश को पैसे की जरूरत है ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से गति दे सके, पेस दे सके, और इसी के कारण ये कोरोना पैंडेमिक के डाउनटर्न के कारण यहाँ पर उसे प्राइम फ्यूलिंग करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को फिर से चलाने के लिए इन्हें कैश की जरूरत है, और इसीलिए ये लोग टैक्स को जल्दी इंप्लीमेंट कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज पे। प्लस क्या है कि अपना जो लॉस हो रहा है उनका, ओवरऑल देखा जाए तो $154 बिलियन का लॉस होता है एनुअली ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबली $154 का लॉस बहुत बड़ा अमाउंट है, जो कि होता है बहुत सारे देशों को टैक्स की चोरी के कारण। टैक्स कानून में जो ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे लकूनाज हैं, जिसको इस्तेमाल करके, जो कमियां हैं उनको इस्तेमाल करके कंपनीज जो हैं सो टैक्स चुरा लेती हैं। इसी के कारण इन सब चीज़ों को रोकने के लिए भी ईयू बहुत दिनों से परेशान था, बहुत दिनों से इन सब चीज़ों पर बातें भी हो रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि हाँ ठीक है भाई, 136 कंट्रीज तैयार हो गए हैं इस चीज़ के लिए, अब हम इसे लागू कर सकते हैं, तो 2023 के लिए क्यों रुकना, तैयारी सारी हो चुकी है, लागू कर देते हैं। तो उनका ये अप्रोच था। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जनरल स्टडीज़ फाउंडेशन कोर्स कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी ने अनाउंस कर दी है 2023 यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए, जो कि प्रीलिम्स कम्स मेंस कलेक्टिव बैच होगा, होलिस्टिक बैच होगा। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस की पूरी सिलेबस को होलिस्टिकली कवर किया जाएगा। ये ऑफलाइन क्लासेस होंगी, 3 जनवरी से चालू हो रही हैं। और यहाँ पर आप लोगों को अगर रजिस्टर करना है तो हमारे लैंडलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप और मोबाइल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग डायरेक्टली जल्दी से जल्दी अपना सीट बुक करना चाहते हो, रजिस्टर करना चाहते हो, वो हमारे वेबसाइट पर विजिट करके भी वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। सिलेबस और कोर्स की बाकी चीज़ों की डिटेल्स वेबसाइट पर प्रोवाइडेड है। और इन्फॉर्मेशंस के लिए, बाकी की चीज़ों की जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का हैंडल है, इस पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोज़ डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।